स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे बोइंग स्टाइलर का 19 मई 2022 का लॉन्च के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पे ये समझिए कि ये सेकंड लॉन्च है, तो सेकंड लॉन्च को समझने से पहले फर्स्ट को समझना पड़ेगा, जो बोइंग ओएफटी ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 19 दिसंबर 2019 को किया गया था। और यहाँ पे ये समझिए फेल हुआ और बहुत सारा इश्यूज आ गया इसमें। मतलब एक होता है फेल होने से अरे ये बिगड़ गया, ऐसा नहीं था इसमें। मतलब लिटरली एक के बाद एक के बाद एक चीज बिगड़ने लग गए, तो हालात बहुत गंभीर था। हिसाब ये समझिए कि ऑर्बिट नहीं पहुंच पा रहा था, और ये इसलिए नहीं हुआ कि रॉकेट नहीं काम कर रहा था। इसका एल्गोरिदम्स थे जो मतलब इंजन्स को फायर करते हैं राइट टाइम पे, वो नहीं काम कर रहा था। तो डॉकिंग भी नहीं कर सकता था, जब ऑर्बिट ही नहीं पहुंचा डॉकिंग का तो सवाल ही नहीं था। और इसमें जिस टाइम ऑब्जर्व कर रहे थे टेलीमेट्री में एक ऐसा रिपोर्ट आने लगा कि ये अगर अभी री एंट्री मारा एटमॉस्फेयर में सीधा सीधा जल जाएगा, क्योंकि मतलब री एंट्री का एक कॉरिडोर होता है, उस कॉरिडोर से ज़्यादा स्पीड से आप जाएंगे तो आप बाउंस कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा शैलो एंगल में घुसेंगे तो आप बर्न आउट कर सकते हैं। मतलब हीट शील्ड का एक लिमिट है, किसी भी एंगल पर नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो एक कॉरिडोर रहता है कि उस कॉरिडोर के अंदर आप रहिए, आप सेफ रहोगे, लेकिन उससे ऊपर रहोगे बाउंस कर सकते हो, नीचे रहोगे तो जल सकते हो। तो ये लिटरली उससे नीचे उतर चुका था। अगर इन कंप्यूटर जिस हालत में था अगर काम करता तो ये सीधे डिस्ट्रॉय कर देता कैप्सूल को। तो हिसाब ये लगा कि तुरंत उस बग को फिक्स किया गया, लाइव ये समझिए रियल टाइम उनको पैच अपडेट करना पड़ा। नहीं अगर ऐसा करते तो सीधा ये खत्म हो जाता। मतलब थैंकफुली एटलीस्ट लैंड कर गया, लेकिन मतलब ये बहुत बड़ा बात होता है कि आपका पहली बात एक ग्लिच हुआ, आप ऑर्बिट से मिस कर गए। चलो ठीक है, होता है, थिंग्स हैपन, इसीलिए टेस्ट की जाते हैं। लेकिन आपका दूसरा और बग ऐसा निकले कि भैया ये तो आप डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो ये बहुत सीरियस बात रहता है। और ये समझिए कि जब इंस्पेक्शन ढंग से बैठाया गया, नासा ढंग से बैठ के देखा कि भैया हो क्या रहा है, क्योंकि ये बिहाइंड शेड्यूल बहुत साल से है। तो अगर जनरली कोई चीज बहुत बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि एटलीस्ट अब बग्स तो मत दो यार मेरे को, मतलब आप इतना टाइम एक्स्ट्रा खा चुके हो तो बग्स तो मत दो। तो इतने बग्स इसमें निकले कि मतलब पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम में ही करप्शन था, कि मतलब ये किसी तरह भगवान भरोसे काम करता तो काम करता, नहीं तो ये भगवान भरोसे ऊपर ही जाता। तो ये बहुत बुरी तरह से फेल हुआ, इसलिए इसमें 2019 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो बात है कि बोइंग ओएफटी ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 बुक किया गया, जो 19 मई 2020 यानी रिसेंटली कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे ये समझिए, आपको लग रहा होगा 2019 में 2022 में क्यों हुआ, बात नहीं होना था, वो होना चाहिए था 3 अगस्त 2021 को। लेकिन उसमें ये समझिए कि सीधा एक वाल्व फेलियर आ गया, और एक मतलब कोर मॉड्यूल में वाल्व फेलियर आ गया। तो वहां पे जैसे ही वाल्व फेलियर लॉन्च स्क्रब करना पड़ा। और शुरू में उन्होंने कोशिश की कि हम बस वाल्व बदल देते, लेकिन बात था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। तो पूरा का पूरा मॉड्यूल चेंज करना पड़ा, तो इतना ज्यादा उसमें रिवर्क करना पड़ा कि वो खिंच गया। और बात समझिए यही, इसीलिए वो अगस्त की जगह पे ऐसा नहीं हो कि सितंबर हो जाए, नवंबर हो जाए, दिसंबर ने वो खींचते खींचते मई पहुंच गया। और वही बहुत सारे रिवर्क किया गया, तो फाइनली 19 मई 2020 को 22 घंटे पे 50 मिनट पे यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट पे लॉन्च किया गया। और यहाँ पे समझिए इस बार ये ऑर्बिट सही सलामत पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं, और रॉकेट एकदम बढ़िया से एटलस का काम करता है, उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। वो बढ़िया से काम किया, बल्ले बल्ले वो पहुंच गया ऑर्बिट। अब बात है उसके बाद फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गया। और यहाँ पे ये समझिए कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हुआ कि जब डॉक करने जा रहे थे तो इनका रिंग निकल ही नहीं रहा था। मतलब आप जब भी देखते होंगे डॉकिंग टाइम एक रिंग निकलता है जिसको आईएसएस ग्रैब करता है, उसके बाद इसे कहा जाता है सॉफ्ट कैप्चर, फिर रिंग को लॉक करके फिर हार्ड कैप्चर करता है, तब जाके एयर टाइट सील बनता है। तो सॉफ्ट कैप्चर ही करने के लिए जो जो रिंग निकाल रहे थे वो निकल ही नहीं रहा था, लटक गया था। तो ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो गए। तो इसीलिए समझिए कि बहुत ज्यादा टाइम डिले हो गया, मतलब 1 घंटा से ज्यादा बिहाइंड शेड्यूल चल गया डॉकिंग में। तो ये एक सीरियस बात हो गया। और बात ये समझिए कि मिशन डेटा और टेलीमेट्री जो कलेक्ट किया गया है, क्योंकि मतलब मिशन आप जो हम देख रहे हैं बड़े बड़े इवेंट्स देख रहे हैं, लेकिन इस सबसे जो डेटा निकलता है और खासतौर पर टेस्टिंग मिशन में वो जबरदस्त डेटा निकाला जाता है। मतलब आप समझिए कि फाइनल प्रोडक्ट में 5 सेंसर होंगे, तो टेस्टिंग प्रोडक्ट में 500 सेंसर लगाया जाता है। ये हमेशा किया जाता है कि जब भी आप टेस्टिंग करो, जैसे कि रैप्टर 1 इंजन में जरूरत से ज्यादा पाइप था, जरूरत से ज्यादा सेंसर्स थे, वो होता है। तो इसमें वही था, तो इतना डेटा ये सबसे मिशन से निकलता है कि इसको अब जाके क्रंच किया जा रहा है। तो अभी नासा क्या कर रहा है, अभी इसका डेटा को क्रंच कर रहा है। तो ये किया गया था 19 मई को। अब बात समझिए कि ठीक है, आपने कर लिया, आप अंतरिक्ष गए, ऑर्बिट गए, आईएसएस में गए, डॉक किए, डॉक से अनडॉक किए, अनडॉक करके सेफली री एंटर किए एटमॉस्फेयर, जमीन में आके आप लैंड कर लिए। तो रिपोर्ट कार्ड क्या आया आपका? रिपोर्ट कार्ड आया कि किसी तरह आप पास कर रहे हो, अच्छा बात नहीं है, क्योंकि इसमें इंसान को रखने का बात हो रहा है। ये लुच-पुच सिचुएशन नहीं एक्सेप्टेबल है, क्योंकि डॉकिंग रिंग माल फंक्शन कर गया, जो कि मतलब एक कॉमन चीज है, वो क्यों लटक रहा है? ये लिटरली इसीलिए आप देखिएगा कि अगर लाइव स्ट्रीम जो लोग कंटिन्यूअसली परेशान हो, भाई 1 घंटे से कुछ क्यों नहीं हो रहा है, बात वही तक कि डॉकिंग रिंग माल फंक्शन हो गया। तो बोइंग की टीम उसको दोबारा रीस्टार्ट करे, भैया फिर से निकलो, फिर से बंद करो। तो ये सब नहीं होना चाहिए भाई।
सीरियस बात है। फिर आपका कूलिंग सिस्टम में ग्लिच आ गया कि अंदर का टेम्परेचर ज़रूरत से ज़्यादा ये ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा था। थैंकफुली बैकअप सिस्टम था, लेकिन बैकअप सिस्टम पे आपको जाना नहीं चाहिए नॉर्मली। आपका बैकअप सिस्टम होता है वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, ना कि ओ मैं जा रहा था तो मेन फेल हो गया तो मैं बैकअप पे चला जाता हूँ। ये सब भी हुआ। इसके बाद इनका 2 ओमैक थ्रस्टर्स, जो मतलब थ्रस्टर्स दिए गए हर जगह इधर-उधर करने के लिए, वो थ्रस्टर्स भी फेल हो गए और उसमें बैकअप आया, फिर बैकअप भी फेल हुआ, फिर बैकअप के बाद सेकेंडरी बैकअप आया। तो यहाँ पे कुछ लोगों का कहना ये है कि एक्चुअली सारे इंजन्स में फॉल्ट है, बस इंजन्स को ये मतलब तो ये सेफली कर किस लिए पाया, क्योंकि 3 इंजन होने के कारण, मतलब 3 ऑप्शंस होने के कारण ये पहला को फायर किया, वो ओवरहीट हो मतलब रेड लाइन जा रहा था, बंद किया गया, लेकिन काम तो हुआ, सर थ्रस्ट तो निकला कुछ सेकंड का। फिर सेकंड को जब किया गया, वो भी कुछ देर कर दिया काम, लेकिन फिर वो रेड में आ गया, उसे बंद किया गया। तीसरा को तो उतना देर चलना नहीं है, तो फुल ड्यूरेशन चांसेस है कि ये सब जो थ्रस्टर्स है इसमें कुछ ऐसा डिफेक्ट है कि फुल थ्रस्ट ड्यूरेशन नहीं सपोर्ट कर पा रहा है। ये भी एक थोड़ा सा तिगड़म वाला बात है, क्योंकि ये बात सही है कि बैकअप दिया जाता है और बैकअप के ऊपर बैकअप दिया जाता है, लेकिन वो सब आपको डे 1 में नहीं यूज करना चाहिए। और रहा बात ये आप दोबारा कर रहे हो और इस बार हर कोई आपके पीछे पड़ गया कि आप समय से बिहाइंड शेड्यूल चल रहे हो, ओवर बजट चल रहे हो, आपके इतने बग्स निकल रहे हैं, तो दोबारा जब आपको मौका दिया जा रहा है तो एटलीस्ट अब तो ठीक कर दो। अभी भी आपका इतना सारा रिपोर्ट खराब क्यों आ रहा है? तो ये बात थैंकफुली सही है कि इसमें कोई भी मिशन क्रिटिकल फेलियर नहीं हुआ, यानी कि बूम बम्बड़ी में हुआ, जो पहले वाले में था। पहले वाले में अगर ये आईएसएस से तो जा ही नहीं पा रहे थे, दूसरी बात अगर वो लैंडिंग भी करते तो वो भी ऊपर चले जाते। यहाँ थैंकफुली कोर सिस्टम में फेलियर नहीं हुआ, लेकिन इतने सारे ऑक्सिलरी सिस्टम में फेलियर होना बहुत गड़बड़ बात है कि आपका डॉकिंग रिंग नहीं काम कर रहा, कूलिंग ठीक से ग्लिच मार सकता है, मान लिया कूलिंग का प्रॉब्लम सीरियस हो गया तो एस्ट्रोनॉट अंदर कुक हो जाएंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। थ्रस्टर्स फेल होना वो होता रहता है, लेकिन अगर सिर्फ थ्रस्टर्स की बात होती कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका बहुत सारा सब, और यहाँ तो मैंने 3 बड़े-बड़े बताए, इसके सिवा भी बहुत सारा और चीज़ हुआ। इसीलिए आप नासा के डायरेक्टर्स को देखें, बात करें इस वजह से नेल बाइटिंग एक्सपीरियंस, अच्छी चीज़ में नेल बाइटिंग नहीं कहा जाता, ये नेल बाइटिंग क्यों हो गया? और वही समझिए दूसरा ट्राई था, तो रिपोर्ट अच्छा नहीं आया। तो यहाँ पे समझते कीमत, मतलब कॉस्ट एट द एंड ऑफ द डे, मतलब घूम फिर के मैं हमेशा बताता हूँ फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट। तो कॉस्ट को यहाँ पे समझिए, बोइंग जो काम कर रहा है उसे कहा जाता है फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हम इतना पैसा देंगे इतना इतना माइलस्टोन अचीव करने के बाद, और अगर थोड़ा सा रीनेगोशिएशन होता है तो ठीक है वो किया जाएगा, लेकिन बस इतने में ही आपको करना है। और इसको बनाया जा रहा है कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के अंदर, जिसके अंदर स्पेसएक्स काम कर रहा है। तो इसके 2 मेन मतलब समझिए करता धरता है, जिसमें नासा है और स्पेस फोर्स है। स्पेस फोर्स नया है क्योंकि ऑब्वियसली नासा ने ही कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करवाया था, अब स्पेस फोर्स मतलब समझिए इसमें थोड़ा ज्वाइन करता है। तो बात होता है कि जब भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो स्टार्टिंग से डिसाइड किया जाता है कि हम क्या क्या करेंगे। तो उसमें स्टार्टिंग में डिसाइड किया गया था कि 2 टेस्टिंग बुक किया जाएगा। ड्रैगन के साथ भी यही किया गया और इसके साथ भी यही किया गया कि भैया 2 टेस्टिंग तो आप दिखाओ मेरे को सक्सेसफुली करके, तब हम आगे का खरीदेंगे। क्रूड मिशन हम तभी करेंगे जब आप हमें 2 सक्सेसफुल दिखा देते हो, और उसमें एक को हाफ कैपेसिटी पे रखेंगे कि मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो, जैसे कि आप डेमो 1 डेमो 2 देखें, सिर्फ 2-2 लोग भेजा है, फिर जाके 4-4 लोग भेजने लगे। कारण वही होता था कि पहले 2 अनमैन्ड टेस्टिंग करो, फिर 2 पार्शियल टेस्टिंग करो, फिर फाइनल पे आओ। तो 2 टेस्टिंग बुक किया गया था, मतलब बजटिंग में बोइंग ने बोला हमें इतना लगेगा, नासा ने बोला ठीक है हम इतना पैसा दे देंगे, तो इसकी बजटिंग की गई थी। लेकिन बात है कि अब जो हो गया कि पहला आपका स्वाहा था, दूसरा आपका नहीं उतना अच्छा हुआ जितना होना चाहिए, तो बात है कि क्या एक तीसरा किया जाए। अब बात है कि सब लोग चाहते हैं तीसरा हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम है कि ना तो उसके लिए नासा पे करना चाहता है, ना बोइंग पे करना चाहता है, क्योंकि बोइंग को बहुत घाटा हो रहा है इस प्रोजेक्ट से। ऐसा क्यों? पहली बात, ये फिक्स्ड प्राइस होने के कारण बोइंग वो जो पहले लूटता था वो नहीं कर सकता है। और बोइंग रिसेंटली काफी लोगों का कहना है कि बोइंग एक टाइम में बहुत अच्छी कंपनी थी, ऑब्वियसली उन्होंने सैटर्न 5 जैसे रॉकेट में मदद किया और सक्सेसफुली करवा दिया उसको, तो पहुंचे हुए चीज़ है, तो वहाँ से हो क्या गया? बात है रिसेंटली एक मर्जर हुआ था, मैकडॉनल्ड्स डगलस कंपनी से मर्जर किया गया था, और इनका कहना है कि इसके बाद से बर्बाद हो गई है बोइंग, इसीलिए बोइंग के प्लेन्स जो कभी नहीं क्रैश करते थे लिटरली स्वाहा होने लग गए। तो वही समझिए बोइंग ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो इससे पैसा का लॉस बहुत हो रहा है। और उसके बाद ये समझिए कि नासा भी अब थोड़ा ये कर रहा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, उसमें आ रहा है कि भैया आपका स्टाफिंग नंबर कुछ ज़्यादा कम है। मतलब जैसे अगर बोइंग जैसी कंपनी इस तरह का प्रोजेक्ट करती है तो उसका एक स्टाफिंग एक्सपेक्टेशन होता है कि आप इतने लोग को रख रहे हो, और ये क्रूड मिशन है, ये समझना ज़रूरी है, इसमें इंसान जाएँगे, छेड़खानी नहीं कर सकते, रोवर नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। ये एक सीरियसली एक्सपेंसिव चीज़ है जिसमें मतलब प्राइसलेस इक्विपमेंट जाएगा, यानी कि इंसान जाएँगे। तो वहाँ पे आपके स्टाफिंग नंबर बहुत कम है, यानी कि आपके पास 500 स्टाफ होने चाहिए इस प्रोजेक्ट में, आप सिर्फ 400 रखे हो। और बोइंग का कहना है कि भैया लॉस हो रहा है हमें, लेकिन भाई लॉस हो रहा है तो आप रिस्क थोड़ी ले सकते हो। मतलब मान लीजिए कोई पुल बनाने में लॉस होने लगता है तो आप ऐसा थोड़ी करो, एक काम करो पुल को कमज़ोर बना दो, ये ऑप्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा मामला गंभीर होते जा रहा है हर मामले से। मतलब नासा भी थोड़ा सीरियस भी है, बोइंग भी सीरियस है, और बोइंग के अपने सप्लाई पार्टनर से लड़ाई झगड़ा कर रहा है कि भैया तुमने हमें खराब वाल्व दे दिया। बोल रहा है भैया तुमने जो वाल्व का स्पेसिफिकेशन भेजा था हम एग्जैक्टली वही दिए हैं, छेड़खानी क्यों हो रहा है? तो समझ रहे मामला गंभीर हो चुका है।
और जब ये लैंड किया था तो इसमें मतलब नाइट्रिक मतलब समझिए जो पेरोक्साइड फ्यूल इस्तेमाल किया था वो लीक कर रहा था, मतलब उसके वेपर्स डिटेक्ट किया गया था। मैनेज किया जा सकता, एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो भी थोड़ा और सीरियस बात है कि किसी कारण से इमरजेंसी में अगर एस्ट्रोनॉट्स खोल देते तो उनको बहुत दूसरा भी हेडेक झेलना पड़ जाता। तो कीमत समझिए इसका भागे जा रहा है। तो बात है कि इसे कर क्यों रहे हैं कि मतलब जब आपके पास ड्रैगन है जो डॉक किया हुआ है, सक्सेसफुली काम कर रहा है, तो उसके स्टार लाइनर के पीछे क्यों भाग रहे हैं साहब? ये समझिए कि नासा सीख चुका है गलती से कि कभी भी एक ऑप्शन पे नहीं रहना है, जैसे कि उनका स्पेस शटल के साथ हुआ। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए और कभी भी सिंगल पॉइंट फेलियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो नेशन को बहुत सीरियसली है। सिंगल पॉइंट फेलियर ऐसा था कि रशिया अगर चाहता तो मतलब समझ रहे हैं लॉल हो जाते हैं अमेरिका, तो ऐसा नहीं किया जा सकता अब। तो इसीलिए एकदम सीरियसली है कि हमें एक सिस्टम से काम नहीं चलेगा। ये बात बहुत लोगों को नहीं समझ में आती कि जब ड्रैगन हो गया तो उसमें क्यों कर रहे हैं? ये लॉन्ग टर्म में हमेशा ज़रूरी है कि आप 2-3 ऑप्शन लेके चलें, और सीरियस है तो 3 ऑप्शन लेके चलिएगा। तो ये हो गया। अब आप कह सकते हो कि चलिए ड्रैगन बनाया, सक्सेसफुल हुआ। बोइंग को पैसा दिया गया, बोइंग को टाइम दिया गया, बिहाइंड शेड्यूल चल गया, ट्राई भी कर रहे हो, बार-बार खतरा खतरा आ रहा है, तो इसमें इंसान रखने में आप सेफ नहीं है। तो क्यों ना आप तीसरा ऑप्शन निकालो। तो बात है कि ह्यूमन रेटिंग सिस्टम बनाना, सामान बनाना आसान है, ह्यूमन रेटिंग करना उसको बहुत टाइम लगता है। ह्यूमन रेटिंग में इसीलिए आप देख लीजिए कि ये सब क्रू ड्रैगन में जनरली एक लॉन्च के बाद अगर एक लॉन्च सक्सेसफुल होता है तो लिटरली लोग सैटेलाइट रखने लग जाते हैं दूसरे में। इंसान में भैया 2 लॉन्च हम टेस्ट करेंगे, तीसरे में आधा पावर पे रखेंगे, यानी अगर 4 की कैपेसिटी है सिर्फ 2 रखेंगे, तब जाके वो जाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ह्यूमन रेटिंग में बहुत टाइम लग जाता है। तो जैसे कि ये एक थर्ड ऑप्शन है ड्रीम चेसर, ये मतलब इसमें था, बिडिंग में था, लेकिन ये लोग बिडिंग हार गए और ये लोग अपने बैकग्राउंड में कंपनीज को डेवलप करें। तो ये सबसे नज़दीक है जो कंप्लीट है, ऑलमोस्ट, मतलब समझिए हार्डवेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और इसको कंपनी खुद के पैसे से डेवलप कर रही है और बहुत सारी और प्राइवेट कंपनी भी इसमें फंडिंग कर रही है ताकि ये कंप्लीट हो जाए। नासा की फंडिंग तो इसे मिला नहीं। तो अगर मान लीजिए नासा सीरियस हो जाता है कि भैया बोइंग आप हमें ले डूब रहे हो, हमें इसे तुरंत अब इसको ये करना है, ह्यूमन रेटिंग कराना है, तो भी कई साल लग जाएंगे। तो इसीलिए इसको फिनिश करना ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए। और बहुत सारा नासा का प्रोजेक्ट मतलब समझिए चेन में चलता है। ए होगा तो बी होगा तो सी होगा तो डी होगा, ऐसे ऑब्वियसली हर चीज़ ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे इस तरह का बोइंग का डिले करना आगे के सारे प्रोजेक्ट्स को, आर्टेमिस प्रोजेक्ट को लटका सकता है। और अगर ये दाम बहुत ज़्यादा भागता है तो एक सीरियस रिस्क आ जाता है। दाम और पैसा दोनों चीज़ वापस नहीं आता है, तो ये लिटरली कैंसिलेशन तक जा सकता है कि कैंसिल कर दिया जाए प्रोजेक्ट को। तो ये बहुत बुरा होगा नासा के लिए। इसीलिए नासा एकदम थोड़ा डेस्परेट टाइप बिहेव कर रहा है कि भैया तुम भेज दो एस्ट्रोनॉट्स को, क्योंकि मतलब ये बात सही है कि अगर एस्ट्रोनॉट्स होते कि पहले वाले मिशन में, वो रिकवर कर सकते थे और लैंडिंग भी ठीक से कराया जा सकता था। और जो कि समझिए बग्स डिटेक्ट हुआ, पकड़ लिए, ठीक कर दिए। दूसरी बात में सब माइनर ग्लिचेस थे, मैनेज किया जा सकता था। तो मतलब नासा जितना डेस्परेट है उस सिचुएशन में वो फोर्स कर सकता है कि इसमें एस्ट्रोनॉट्स को भर दिया जाए। तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन यही समझिए इसीलिए ज़रूरी है कि 2 ठो तो कंपल्सरी रहे, और ये तीसरा को आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए नासा तुरंत इसको डंप करके इसको नहीं सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि कई साल डिले लग जाएगा। लेकिन हाँ, अगर बोइंग मान लीजिए घसीट पसीट के 5-6 साल और वेस्ट कर ही देता है, तब तब अलग बात हो जाएगा। बट नासा को कॉन्फिडेंस है कि उतना लेट ना हो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन करंट स्टारलाइनर मिशन 2 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हुए हैं तो अनसब्सक्राइब कर दीजिए, फिर रीसब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेज रहा है। और बेल दबा के टेस्ट कीजिए कि आपको नोटिफिकेशन आ रहा है कि नहीं। इसी के साथ आपसे मैं विदाई लेता हूँ। धन्यवाद।